मेरे दोनों बेटे हाफिज मंगीस और मुनीब बड़े बरखुरदार थे, बड़े सबमिसिव थे। कभी किसी से उन्होंने झगड़ा नहीं किया, सिगरेट नहीं पिया, गाली नहीं दी और गलियों में कभी खड़े नहीं हुए। और उनका एक ही काम था, स्कूल से आना, दुकान पे आ जाना और मुझे 5 वक्त मस्जिद में ले जाना। मेरा ईमान कहता है मेरे बच्चों की जिंदगी खत्म हुई तो उनका टाइम मुकर्रर था, कोई किसी को नहीं टाइम दे सकता सिवाय खुदा के अलावा, उनका टाइम मुकर्रर। लेकिन जो जुल्म इन्होंने उस पर किया है, अल्लाह ताला की जात ही उनको घर से लेके गया है, क्योंकि उनका टाइम मुकर्रर था। इनके हाथों जुल्म होना था, वो हो चुका। कुछ अर्सा कबल सियालकोट में दिन दिहाड़े 2 सगे भाइयों मुनीब और मुगीस को बुटर गांव के लोगों ने मुबैना तौर पर लाठियां मार मार कर कत्ल कर दिया। उनकी लाशें पानी की टैंकी के पास उल्टी लटका दी गई। उस जगह पर जाकर जब आज भी इस वाक़े को महसूस करने की कोशिश करता हूँ तो आज भी मेरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। आज भी इस वीरान गली में चलते हुए मुझे हजूम और मरने वाले उन चारों इंसानों की लर्जा देने वाली चीखों की गूंज सुनाई देती है, जहां पर बहने वाले खून की महक अब भी उस वहशत की सुबह की याद ताजा कर देती है। बहुत से लोग हैरान हो रहे होंगे कि सानिया सियालकोट के मशहूर तरीन मुक्तलीन तो 2 भाई मुनीब और मुगीस थे। फिर मैं किन 4 मकतूलीन की बात कर रहा हूँ? ये 2 नए मकतूलीन कौन हैं जो उसी दिन, उसी पल, उसी लम्हा यानी 15 अगस्त 2010 को इसी गली में मौत के घाट उतार दिए गए जहां मुनीब और मुगीस का कत्ल हुआ। क्या ये दोनों लोग 21 साला बिलाल और 12 साला जीशान बुटर गांव वालों के हाथों मरे, या फिर इनके कातिल कोई और हैं? इनके कत्ल का सानिया सियालकोट से क्या ताल्लुक है? और इससे भी बढ़कर बिलाल और जीशान के कत्ल का मुनीब और मुगीस से क्या ताल्लुक है? क्या ये दोनों उन दोनों को जानते थे? यहाँ से इस सनसनीखेज कहानी के दूसरे रुख का आगाज होता है। ये वो पहलू है जो ना आज से पहले मीडिया पर देखा गया और ना हमने दिखाया। इस दिल दहला देने वाले पहलू के बारे में अगर आज हमने आपको मुतला ना किया तो सानिया सियालकोट के हवाले से अहम तरीन शहादत छुपाने के जुर्म का इर्तिकाब हो जाएगा। पहले तो बुटर गांव वालों ही से पूछ लेते हैं कि मुनीब और मुगीस के साथ बिलाल और जीशान किस तरह और क्यों कर कत्ल हुए। राइट व्यूज, यहाँ मैं खड़ा हूँ इस बुटर गांव के बीच में और ये वो जगह है जहाँ पे पिछले कुछ माह पहले एक दरिंदगी और बर्बरियत की वीडियो फुटेज हमारे सामने आई। और ये जगह आप देख रहे हैं, ये ऐन उसके दरमियान हूँ, यहाँ के लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं जानने के लिए इधर आया हूँ कि ऐसा क्या है यहाँ के लोगों के जहनों में, ऐसा क्या वाक़यात व हालात हुए कि गांव के सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर या तमाशे के तौर पे उस कत्ल को देखा या वो इस कत्ल का हिस्सा थे। आज इतना अरसा गुजरने के बाद हम जानने की कोशिश करें कि आज भी उस कत्ल को जो उन 2 लड़कों का हुआ मुनीब और मुगीस का, उसको उसी तरह ये सपोर्ट करते हैं, हमायत करते हैं इस तरह के पहले करते थे, या इनकी परसेप्शन में चेंजेस हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि इस पाकिस्तान में इंसानों के माशरे के अंदर इस तरह की दरिंदगी और बर्बरियत की दास्तान जो है वो रकम की गई। अगर शुरू करूँ मैं यहीं से, शुरू करते हैं आपसे। ये जो 2 लड़कों का वाक़या हुआ, आप लोगों के गाँव के लोगों ने उनको मारा, वो ठीक था? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक जनाब। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ 5-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਕੈਤ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਤੇ ਸਬੂਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਟੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ 100 ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਲੋਕ। ठीक हुआ है? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, जो कुछ क्यों किस तरह? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਨ ਪਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ, ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾ ਹਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀਬ ਮੂਵੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢਰ ਗਾਉਂ 'ਚ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤੀ ਅਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਸਾਂ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਵੇਦ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਮਨੀਬ ਨੇ ਤੇ ਮੁਗੀਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जो बातचीत आपने सुनी, अगर उसका खुलासा किया जाए तो वो कुछ यूँ है कि बुटर गांव वालों ने मुनीब और मुगीस को सरेआम इंसाफ दिया, क्योंकि ये उनका जवाबन रद्द अमल था। क्योंकि उससे पहले मुनीब और मुगीस ने डकैती करते हुए मुजाहिमत के ऊपर बिलाल और जीशान को कत्ल कर दिया। क्योंकि बिलाल और जीशान के कत्ल की कोई फुटेज आज तक सामने नहीं आई, हम आपको पहली मर्तबा इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस कत्ल की रीएनैक्टमेंट दिखा रहे हैं, जिसमें मुनीब और मुगीस मुबैना तौर पर बिलाल और जीशान को सरेआम इसी जगह पर कत्ल कर रहे हैं। ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद बुटर गांव वालों के गम और गुस्से की वजह 12 साल जीशान की मौत थी, जो कि रोजे की हालत में था, जिसे मुबैना तौर पर मुनीब और मुगीस ने फायरिंग से हलाक कर दिया। 12 साल जीशान का कत्ल उतना ही संगीन और सफाकाना है जितना मुनीब और मुगीस का बुटर गांव के हाथों सरेआम कत्ल। आज भी जीशान की बूढ़ी दादी अपने पोते को याद करके अशकबार हो जाती है। भाजी ये दसो, ये तस्वीर की दी है? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਦਿਓਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੁੱਤ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਕਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਦਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਦਰਸ਼, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਗੇਟੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਗਲਗੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਜਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰਿਹਾ 26 ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਦੋਏ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਨੀਬ ਤੇ ਖਰੀ ਕੀ ਸੀ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ।
ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਛੜੇ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਇਹਦੀ 11 ਸਾਲ। ਤੇ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਓ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੀ। ਦੇ 22 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ 26 ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। हमारे साथ 5वीं क्लास में पढ़ता था। शान हमारा दोस्त था, वो हाफ़िज़ कुरान था, वो दरअसल कर आ रहा था और वो चोरों ने उनको गोली मारी और वो जब उसे हम कुछ कहते थे वो गुस्सा नहीं थी करता। मुझे बहुत याद आती है उसकी। हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन अदालतें जज्बात नहीं, शवाहिद व गवाही मांगती हैं। जो 3 शवाहिद सियालकोट जाकर हमें मिले वो किसी भी शख्स का दिमाग हिला सकते हैं। ये वो 3 शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर यह मालूम हो सकता है कि मुनीब और मुगीज़ हाफिज़ कुरान थे या खतरनाक पेशावर डाकू। ये तीनों शवाहिद हमें ये भी बता सकते हैं कि बिलाल और ज़ीशान के कातिल मुनीब और मुगीज़ थे या कोई और अगर मुगीज़ और मुनीब बिलाल और ज़ीशान के कातिल नहीं तो वो लोग कौन हैं जो दोनों भाइयों को साजिश के जरिए बिलाल और ज़ीशान के कत्ल में फंसा रहे हैं। ये चौंका देने वाले सबूत हम पेश करेंगे ब्रेक के बाद। जिन 3 शवाहिद का हमने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया उनमें सबसे पहला सबूत एक अहम तरीन गवाही है। ये जाहिद नवाज है जो यहाँ सियालकोट का एक मोतबर इज्जतदार मुकीन है। ये आपको अपने साथ पेश आने वाला डकैती का एक अहम वाक़या सुनाएगा जो 15 अगस्त के सानिया सियालकोट से लगभग 1 माह पहले पेश आया। ये जो 15 अगस्त को वाक़या हुआ जिसमें बुटर गाँव के लोगों ने जो है वो हाजीपुरा के 2 लड़कों को मार दिया, तो इन 2 लड़कों मुनीब और मुगीज़ जो हैं उनको आप किस तरह जानते हैं? इस वाक़े से पहले का जानते हैं या उस वाक़े के दिन आप से जानते हैं? हम लोग जानते हैं मीडिया भी, उससे पहले का आप जानते हैं उन्हें? मेरी इन लड़कों से पहली मुलाकात कोई किसी अच्छे माहौल में नहीं, बल्कि वाक़या ऐसा ही हुआ है कि मैं 15 या 16 मई को मेरा एक बेटा उधर अकबराबाद चौक में मदरसा है, मदरसा दारुल उलूम तालीम अल कुरान, वहाँ पे मेरा एक बेटा कुरान पाक हिफ़्ज़ करता है। तो मैं उसको सुबह फजर की नमाज के बाद वहाँ छोड़ के आया हूँ। तो वापस जिस वक्त मैं घर आया हूँ तो घर के पास ही हमारे एक मस्जिद है, मस्जिद दारुल सलाम, उसके पास मैं जा रहा था तो मेरी बैक साइड से 2 लड़कियाँ आई हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मेरी मोटरसाइकिल क्रॉस करके एकदम ही मेरे पास ब्रेक लगाई और एक ने पिस्तौल निकाल लिया।
तो कहता है कि पिस्तौल निकाल के तान लिया मेरे ऊपर, कहता है कि जो कुछ आपके पास है निकाल लो। तो उस वक़्त सूरज काफ़ी निकला हुआ था, गर्मियों के दिन होते हैं आपको पता है मई में। तो मैं बड़ा परेशान कि इतने दिन की रोशनी में और इतने हमारे घरों के पास इसमें इतनी दीदा दिलेरी है सड़कें। तो बहरहाल मुझे अल्लाह की तरफ से कुछ हौसला मिला। मैंने कहा अभी बात ये है कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आपसे जो कुछ होता है कर लो। उसने थोड़ी देर के बाद वही अपनी वार्निंग दोहराई कि जो कुछ है निकाल दो। मैंने कहा जी मैंने आपको कहा है कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आपने जो करना है कर लो। तो फिर वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि थोड़ी देर वो खड़े रहे, तकरीबन 1 मिनट। उसके बाद उन्होंने अपना पिस्तौल अपनी जेब में डाला और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। तो उसके बाद 2 या 3 माह के बाद जब वो दोनों 15 अगस्त को कत्ल हुए हैं, ये 15 अगस्त की तारीख भी अभी मैंने जेहन में आती है। जब कत्ल हुए हैं तो फिर हर एक की ज़बान पे यही केस डिस्कस हो रहा था। तो मेरे चचा जान और मैं घर में बैठे यही बात कर रहे थे कि ये बच्चे बेगुनाह थे या गुनहगार थे। तो चचा जान ने ये सलाह दी कि आप टेलीविज़न पे जाके देखो, उनकी तस्वीर आ रही हैं, तो अगर आप पहचान लोगे फिर पता चल जाएगा। मैंने जाके तस्वीरें देखी तो मैंने बच्चों को पहचान लिया, हालांकि उस तस्वीरें थोड़ी उन्होंने छोटी उम्र की लगाई हुई थी। तो इस तरह मैंने इन बच्चों को पहचाना कि ये वही लड़के। उस वक्त तो नाम नहीं पता था, बाद में मुनीब और मुगीस का नाम पता चला, फिर इनके ख़ानदान की पता चला। तो नहीं आप ये कह रहे हैं कि मुनीब और मुगीस ने आपको लूटा था, लेकिन मेरी कोई चीज़ नहीं गई थी। 1 रुपये का लूटने की कोशिश की थी आपने? जी कोशिश की थी। तो बस मैंने आपको बताया कि अल्लाह के ख़ास कर्म से मैं बच गया। हालांकि मेरे पास थे कोई 20-22 हज़ार रुपये थे, मेरा अपना मोबाइल भी काफ़ी महंगा था, तो बस अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया। जाहिद नवाज का इल्ज़ाम इतना संगीन और हसास था कि उसको जांचना और सच को परखना बहुत ज़रूरी था। हो सकता है वो किसी वजह से झूठ बोल रहा हो। इस बयान को जांचने के लिए मैंने जाहिद नवाज से एक ऐसा मुतालबा किया कि जो शायद कोई भी मुसलमान पूरा करते हुए 1000 मरतबा सोचे, क्योंकि इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं। लेकिन मैं हैरान रह गया। जाहिद नवाज ने फौरी तौर पर इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाहिद नवाज वड़ाइच वल्द मोहम्मद नवाज वड़ाइच किताबुल्लाह पर हाथ रख कर खुदा ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़र जानकर ये गवाही दे रहा हूँ कि 15 या 16 मई को मोहम्मद मुनीब और मोहम्मद मुगीस ने मुझे जो लूटने की कोशिश की मस्जिद दारुस्सलाम के पास, उस बारे में मैं जो कोई वाक़या बयान कर रहा हूँ वो हरफ व हरफ बिल्कुल सच है। इसमें किसी किस्म का मैंने इजाफा नहीं किया, और ना ही मुनीब मुगीस और ना ही उसके ख़ानदान में मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी या अदावत है, बल्कि मैं ये गवाही सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की खुशनुदी के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि वो वाक़या रमज़ान के महीने में हुआ था। उस वक़्त भी मैंने तमाम गवाही अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी थी। और अल्लाह ताला की ज़ात, अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई इजाफा करूँ तो खुदा की ज़ात मुझे क़यामत वाले रोज़ मुसलमान ना उठाए और अपने नबी की शफाअत से महरूम रखे। जाहिद नवाज की गवाही एक अजीब व गरीब वाक़या है। अगर इसकी बात पर यकीन कर लिया जाए तो मुनीब और मुगीस की मासूमियत व किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। लेकिन फिर यह सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या कोई मुसलमान अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह की किताब पर एक ऐसा हल्फ दे सकता है कि जिसके झूठा साबित होने पर वो दार इस्लाम से खारिज हो जाए और क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से महरूम रहे। सारे वाक़े की तहकीकात में दूसरी अहम तरीन गवाही सियालकोट में तैनात SP इन्वेस्टिगेशन नासिर मुनीफ की है, जिसने रोज़े अव्वल से सानिया सियालकोट के एक पहलू की गैर जानिबदाराना तहकीकात की। नासिर मुनीफ एक ऐसा CSP पुलिस ऑफिसर है जिसके कैरियर में अभी तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। आइए सुनते हैं कि वो इस वाक़े में क्या अहम तरीन इंकशाफ करेंगे। पहली जो राय थी वो ये थी कि ये दोनों लड़के वहाँ पे अपने काम से नहीं आए बल्कि डाका मार रहे हैं। उसके मुतालिक गुजारिश ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक जो शवाहिद पुलिस को मिले, इन लड़कों का वहाँ पे जाना और उनको हलाक करना, ये साबित हो गया। बाद उनकी तफ्तीशी रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि उनका वहाँ पे जाना इस बात से मावरा या इस ख्याल से या इस अमर से मावरा नहीं था कि वो वहाँ पे डाका मारने के लिए, यानी मुख्तसरन ये कि उनको डाकू डिक्लेयर कर दिया गया। तफ्तीश ने उनको एटलीस्ट डाकू गर्दाना। जो कुछ हुआ वो खिलाफ कानून हुआ, खिलाफ अखलाक हुआ, खिलाफ फितरत हुआ, और उसमें जुल्म का अंसर लाजमी शामिल है। जिस चीज़ ने इंसान को हैवान बना दिया,
हजूम को मुश्तइल कर दिया, वो 2 या 3 नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। मुख्तलिफ लोग इनके हाथों लुट चुके थे, तो उनके साथ लुटते हुए, उनके साथ अगर खातीन थी तो खातीन से बदतमीजी हुई, अगर कोई बच्चा था तो बच्चे से बदतमीजी हुई, अगर वो खुद थे और कमज़ोर थे और कम थे तो उनको मारपीट हुई। एक गुजारिश और ये है कि जो तस्वीर मीडिया पे दिखाई गई हैं, वो तस्वीर और जो हकीकत में डेल डोल था, इन दोनों का डील डोल था, वो मुख्तलिफ है। यानी मुगीस बाकायदा एक मजबूत जिस्म का तवाना शख्स था, जिसका बॉडी बिल्डिंग का शौक, अगर उस वीडियो में भी देखें तो उसका जिस्म एक मजबूत पहलवानी जिस्म, जोरावर जिस्म है। उन लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया या इनको वैसा समझा और अपना गुस्सा वेंट किया। ये लोग जो हैं, ये एक मैरिज हॉल में रमज़ान का वाज सुनने जाते थे, दर्स सुनने जाते थे, जिसके लिए ये बस भी किराए पे लेते थे, हॉल भी किराए पे लेते थे, और ये बस कह लें या उसको शहजोर डाला कह लें, उसको उस पर आते जाते थे। उस सवारी का कि आगे आगे मोटरसाइकिल पे बिलाल खुद निकल पड़ा है। जब ये 1122 के हक में पहुंचा तो इसको रोका गया। वहाँ पे अभी इनकी वारदात चल रही थी कि गाँव की तरफ से इसका भाई दूध लेके अपने मुलाजिम के साथ वहाँ पे पहुँच गया। इनके आपस में बातचीत हुई है, उस दौरान बिलाल ने उस पर पिस्टल पे हाथ डाला है, झगड़ा हुआ है। मुगीस ने उसको गर्दन से पकड़ के नेक लॉक लगाते हुए उसके कंधे पे पिस्टल रख के फायर किया, जो कि उसके सीने में से पार हो गया। बिलाल की प्रॉब्ली अगर मौके पे नहीं तो बहुत जल्दी डेथ हो गई। उसके बाद मजीद फायरिंग हुई है, जिसमें जो भागता हुआ भाई है और जो मुलाजिम है वो हिट हुए हैं, वो दोनों गिर गए। और बस के ऊपर एक फायर हुआ है जिसमें 12 साल लड़का, 11-12 साल लड़का जीशान, जिसकी गर्दन में गोली लगी, और वो ईद वाले दिन फिर वो बाद में शहीद हो गया, फौत हो गया। तो वो कौन से लवाजमात थे? लोगों का खून के लिए भागना, गांव जाके ऐलान करना कि बिलाल, उमर, जावेद और जीशान को फायर लग गया। ये मीनवाइल इतना अराउज हो गए इमोशनली, तमाम चार्ज हो गए, बसें रुक गई, लोगों ने पहचान लिया। वो लोग जो अलावा लुटे थे, यानी फौजी जो है वो लुटा है, और मुख्तलिफ लोग लुटे। वोटर वालों के साथ, गाँव वालों के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, मैं अपना पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, ये ब्लैकआउट हुआ और ये ज्यादती हुई है। उनका मौक़िफ़ साइमल्टेनियसली उतने ज़ोर शोर से, उतना वेहेमेंटली, उतना वाज़े तौर पे नहीं चलाया गया जितना कि दूसरी पार्टी का या तज्जिया निगार जो है वो एक साइड का वर्जन सुनने के बाद चला रहे हैं। नासिर मुनीफ के दोनों भाइयों के मुतल्लिक इंकशाफात पर मबनी बयान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा चुका है। सियालकोट में वाक़या बुटर गांव में दोनों भाइयों को वहशियाना तरीके से कत्ल करने के वाक़े को 8 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। हैरानगी की बात यह है कि मारने वालों को आज तक अपने फेल पर नदामत नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या मुनीब और मुगीस वाकई डाकू और कातिल थे जिन्हें खत्म करके लोगों ने सुकून का सांस लिया? हमें ऐसे अहम तरीन दस्तावेजी सबूत और एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दस्तावेजी सबूत कहां से आए और ये क्या है? ये तस्वीर किसकी हैं और कहां से आई? और शवाहिद क्या हैं और किसने फराहम किए? ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। ये दस्तावेजी सबूत और तस्वीर जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन, आजादाना इन्वेस्टिगेशन और किसी सियासी दबाव और बरादरी के दबाव में आए बगैर की गई इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के बाद गैदर की है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले दोनों भाई मुनीब और मुगीस आदि मुजरिम यानी डाकू थे। इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से फराहम की जाने वाली इन तस्वीरों को देखिए जो वकूअ के रोज महफूज कर ली गई।
इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक दोनों भाई मुनीब और मुगीस मोबाइल फोन्स की डकैतियों में मुलव्विस रहे हैं। उनसे छीने के मोबाइल फोन्स की लंबी चौड़ी फहरिस्त एजेंसीज ने हमें प्रोवाइड की है। हसास इदारे के एक अफसर ने नाम ना बताने की शर्त पर हमें यह भी बताया कि हर मोबाइल फोन का एक सीरियल नंबर होता है। चोरी के मोबाइल फोन से सिम निकालकर दूसरी सिम डाल दी जाए तो इस बात का पता चलाया जा सकता है कि चोरी का मोबाइल कौन इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए यही सीरियल नंबर इस्तेमाल होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दावा किया है कि फहरिस्त में दिखाए गए तमाम मोबाइल फोन्स मुनीब और मुगीस ही ने वक्तन फक्तन छीने थे और इनमें अपनी सिम डालकर इस्तेमाल की थी। ये नंबरों की लिस्ट जो आपके सामने आ रही है, ये ना सिर्फ इसमें मुनीब और मुगीस के नंबर शामिल हैं, बल्कि मुनीब और मुगीस ने इन चोरी से छीने हुए मोबाइल फोन से जो अपने घरों को, रिश्तेदारों को और कजन्स के नंबर्स पे फोन किए, उनकी भी ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मसलन इनमें से एक फोन तारिक भट्ट का है जो कि हाजीपुरा का रिहायशी है। उसके मोबाइल का जो सीरियल नंबर इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला वो कुछ यूं था 3542060345444403। इस नंबर प्लेट को गौर से देखें, इस पर लिखे हुए नंबरों को गौर से पढ़ें। STV 1322 ये नंबर और नंबर प्लेट बिल्कुल असली हैं और ये नंबर प्लेट दोनों भाइयों मुनीब और मुगीस की मोटरसाइकिल की हैं। अगर गौर से देखें तो नंबरों के नीचे आपको नजर आएगा बट ब्रो यानी बट ब्रदर्स। मामला कुछ यूं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक दोनों भाई मुनीब और मुगीस डाके की वारदात करते वक्त इस नंबर प्लेट को उतार देते थे और अपनी पुश्त पर बंधे इस बैग में डाल लेते थे। वारदात के बाद वो घर जाते हुए दोबारा इस नंबर प्लेट को अपनी मोटरसाइकिल की पुश्त पर लगा लेते थे। इन दस्तानों को गौर से देखें। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक ये वो दस्ताने हैं जो मुनीब और मुगीस पिस्तौल चलाते वक्त अक्सर पहना करते थे ताकि पिस्तौल पर उंगलियों के निशान न आए। हसास इदारों की रिपोर्ट और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये भी साबित करती है कि ये पिस्तौल जिसको आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये वही पिस्तौल है जो मुनीब और मुगीस के पास से मिला और इसी के फायर से बिलाल और जीशान का कत्ल हुआ। और इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के अलावा SP इन्वेस्टिगेशन नासिर मुनीफ की तफ्तीशी रिपोर्ट भी यही कुछ कहती है। ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुकदमे की फाइल के साथ हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसको उसके मिसल के साथ लगा के चालान सबमिट किया है अदालत में। उसमें गन से फायर होने वाली गोली का मुवाजना किया जाता है उस गन से जो बरामद होती है और उनको मैच करके साबित किया जाता है ये गन वही है। उस गन की हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर 1122 क्या हुई। लिहाजा अब आप इसको साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ द एविडेंस को इस तरह देखें कि वो दोनों लड़के जब गिरफ्तार हो गए, पब्लिक अरेस्ट में आ गए, उनके पास से बरामद होने वाला तमाम सामान पब्लिक पकड़ती है और पब्लिक हैंड ओवर कर देती है 1122 के। 1122 जो कि गवाह हैं उस वकूए के कि इसने कैसे गोली चलाई और कैसे गिरफ्तार हुआ, उसकी गिरफ्तारी के एटलीस्ट गवाह, वो सामान पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। पुलिस उनको अपने पास लेने के बाद उनको भिजवाती है फोरेंसिक लैब में फॉर टेस्टिंग। जब उनकी टेस्टिंग होती है तो ये साबित होता है कि ये गन मैच कर गई। वो गोली जो बच्चे के अंदर लगी है वो गोली भी मैच कर जाती है उस गोली से जो फायर हुई। एक तो सबूत ये है। कुछ उसके ग्लव्स मिले, कुछ उसकी नेम प्लेट, नंबर प्लेट मिली उसकी मोटर बाइक की। इस मोटर बाइक का वकूए पे मिलना, उसकी प्लेट का उतरे होना और गाड़ी के अंदर, उसके अंदर बैग के अंदर रखे जाना। सियालकोट से जाते जाते ये सोचा कि चलो उस औरत का पुरसाने हाल भी जान लें जो शादी के सिर्फ चंद माह बाद सानिया सियालकोट की वजह से एक हामिला बीवी से एक हामिला बेवा बन गई। ਤੁਸੀਂ कौन हो? मैं बिलाल दी बेवा हूं। बिलाल ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ?
ਇਹ ਘਰੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਨਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲ ਚ ਨਾ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ। 6 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਸਜਿਦ ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਨ ਹਾਜੀਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮਦ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਸੀ ਵਿਨਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲ ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਜੀਪੁਰੇ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ 10ਵਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ 10ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਬੱਚੀ ਦੀ 6 ਮਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਬਿਲਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੋਏ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ 2 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੈਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। बिलाल की बेवा का गम शायद किसी भी तौर पर मुनीब और मुगीज़ की वालदा के गम से कम न हो। फर्क सिर्फ ये है कि मुनीब और मुगीज़ की वालदा ने अपने दोनों बेटों को खो दिया, जबकि बिलाल की बेवा ने सानिया सियालकोट में अपने खाविंद और बच्ची के बाप को खो दिया। आवाज उठाने का दावा करने वाले शायद इस बच्ची की आवाज को कभी ना उठा सके, जो अपने बाप बिलाल की मौत के बाद इस दुनिया में आई, जिसके लब और आंखें माँ की ममता को तो महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन अपने बाप को देखने या महसूस करने से आ रही हैं। इस बच्ची को पता ही नहीं कि बाप क्या होता है। इसके सर पर ऐसा कोई साया नहीं जो एक रोज इसे अपने घर से लाल जोड़े में रुखसत कर सके।
इंसाफ के तराजू दो हो नहीं सकते। इंसाफ के तलबगार हाजीपुरा वाले भी हैं और बुटर गांव वाले भी, अलबत्ता फर्क सरीन मौजूद है। बुटर गांव वालों ने अगर दोनों भाइयों का बेईमाना कत्ल किया तो ये बात काबिल मुजम्मत है। मुनीब और मुगीज ने अगर डकैतियां की, बिलाल और ईशान का कत्ल किया तो ये बात भी काबिल मुजम्मत है। लेकिन सबसे बढ़कर और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या बिलाल और ईशान को इंसाफ मिल पाएगा। ये दोनों ना तो किसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक आदि मुजरिम थे और ना ही किसी गवाह के मुताबिक नाके लगाकर लोगों को लूटते थे। उनका मुनीब और मुगीज के हाथों डकैती में मुजाहमत करते हुए मुबैना तौर पर कत्ल, इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी ज्यादती, इससे बड़ी दरिंदगी और क्या हो सकती है। क्या अदालत आलिया इन दो मासूम लोगों को इंसाफ दे सकेगी? क्या पाकिस्तान के अवाम और मीडिया इन्हें इंसाफ देगा? ये सबसे अहम सवाल है। सानिया सियालकोट बहुत से लिहाजों से पाकिस्तान की बाशऊर अवाम के लिए सवालात छोड़ गया। इस मुल्क के बेरोजगार नौजवान जो अपने माँ बाप की हक हलाल की कमाई से खरीदी गई मोटरसाइकिलों पर सरेआम बदमाशियां करते नजर आते हैं। इनके हाथों जब हामला औरतें, पेशावर दिहाड़ीदार शहरी कत्ल होते हैं, लुटते हैं, ज्यादती का निशाना बनते हैं, तो लवाकिन का फिक्री रद्द अमल इल्फाज की हद से आजाद है। ऐसा रद्द अमल जो इंसान को बेख्तियार कर दे, ऐसा रद्द अमल जो उसे वहशी बना दे। ऐसे रद्द अमल की मजम्मत करने से पहले नौजवानों की इस नस्ल को हैवानों की सफ में खड़ा करके जंजीरें बांध के पाबंद सलासल करना चाहिए, ताकि सानिया सियालकोट का कैंसर मुल्क के तूल और अर्ज में फैलता न चला जाए। इस सारे एपिसोड में जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही वो पुलिस की नाअहलियत थी। वो पुलिस जो वर्दी पहनकर हल्फ उठाकर ये अहद करती है कि आम लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, सानिया सियालकोट में वही पुलिस दरिंदगी का साथ देती नजर आई। पुलिस फोर्स जुर्म की ऐसी भट्टी नजर आई कि जिसकी गरमाइश से मुजरिमों को शय मिलती रही, कत्ल होते रहे, जुल्म बढ़ता रहा। पुलिस नामर्द बनी तमाशा देखती रही, तालियां बजाती रही। इस पुलिस में इतनी खिलाकी जुर्रत भी नजर न आई कि आगे बढ़कर इंसानों के इस गिरोह को वहशी बनने से रोक देती। अगर पाकिस्तान की पुलिस पर शहरियों का एतमाद होता तो सानिया सियालकोट में भले कितने ही डाकू लोगों के हाथ लगते, मामला पुलिस व अदालत ही को सौंपा जाता, ना कि इस तरह सरेआम इंसाफ दिया जाता। मगर क्योंकि आम तासुर यही है कि पुलिस के जांबाज करप्शन व जराइम की दलदल के ऐसे शाह हैं कि बड़े से बड़ा जुर्म और बड़े से बड़ा मुजरिम इनकी रजामंदी व सपोर्ट सिस्टम के बगैर चल नहीं सकता। जिस जगह डाका पड़ना होता है वहाँ नाके पे मुतय्यन अफसरान सो जाते हैं। जहाँ मुजरिम बाअसर होता है वहाँ जेल की सलाखें खोल दी जाती हैं और जुर्म को राह फरार मिल जाता है। इसीलिए सानिया सियालकोट जैसे वाकयात होते रहते हैं। और उससे भी बढ़कर जब तक हर मुजरिम पुलिस कांस्टेबल को ये पता न चल जाए कि वो सलाखों के पीछे चक्की पीसेगा, जब तक हर मुजरिम डीपीओ को ये यकीन न हो जाए कि अदालत उसे जमानत पर बरी नहीं करेगी, सानिया सियालकोट जैसे वाकयात आजाद अदलिया के ऐन नाक तले होते रहेंगे। आजाद अदलिया के आने से किस हद तक कानून की बालादस्ती, रोब व दबदबा कायम हुआ, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। अलबत्ता सानिया सियालकोट की ये फुटेज मेरे पास मौजूद है, देखिए और अदालती व हुकूमती ऐवानों को सलाम व खराज अकीदत पेश करें।